ब्लैकमेलर अगर कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई साक्ष्य होंगे और मैं चुनौती देता हूं एडवोकेट जनरल को। ये व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ आज एडवोकेट जनरल खुद सरकारी वकीलों की इतनी फौज लेके खड़े हैं। ब्लैकमेलिंग का तो कोई मुकदमा नहीं है शायद, मुझे जहाँ तक पता है क्या कोई ब्लैकमेलिंग का कोई मुकदमा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल बाहर से तब वकीलों को हायर करते हैं जब किसी भ्रष्टाचारी को बचाना हो, जब अपने को बचाना हो, जिसने गलत किया है उसको बचाना हो। तो ये परिपाटी कैसे चलेगी? अजय भट्ट की पत्नी होना यदि मानक है तो ठीक है, आपने रख दिया, कल किसी और को रख देंगे, परसों किसी और को रख देंगे। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव पर आय से अधिक संपत्ति का एक आरोप बॉबी पवार, जो कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगाया। पिछले दिनों देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। अब इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ये मामला किसी और तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए बॉबी पवार का ये आरोप है कि जो एडवोकेट जनरल हैं उत्तराखंड के एसएन बाबुलकर, उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि बॉबी पवार ब्लैकमेलर है। उनका काम ही ये है, वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। क्या एडवोकेट जनरल की तरफ से कही गई इस बात के सबूत उनके पास थे? जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और बॉबी पवार अब क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? और वो जो पूरी हायरार्की है, वो अधिवक्ताओं की, महाधिवक्ता से लेकर नीचे तक जो सरकार नियुक्त करती है, अब उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, ये बात करेंगे। बॉबी भाई, एडवोकेट जनरल ने आपको क्या बोला है? ब्लैकमेलर बोला है? बॉबी पवार ब्लैकमेलर हैं, यही बोला होगा? बिल्कुल, उनके द्वारा कहा गया है कि जो पिटिशनर है वो ब्लैकमेलर है, मॉलिस्टर है, तमाम प्रकार के आरोप लगाए हैं। जबकि हम तो छाती ठोक के कहते हैं कि हमने इस उत्तराखंड के में रह कर के इस उत्तराखंड प्रदेश की लड़ाई लड़ी है और उस प्रदेश की लड़ाई में वो भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, रोजगार की लड़ाई हो या अनेक मुद्दों पर लड़ाई हो, उसमें जानबूझ के गलत तरीके से सरकार द्वारा हम पे तमाम प्रकार के मुकदमे दर्ज किए हैं और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम पे मुकदमे दर्ज है। और उसके बाद जब हमने चुनाव लड़ा तो हमने अपने नामांकन पत्र में एक एक मुकदमे का जिक्र किया है कि हम पे इतने मुकदमे दर्ज हैं। और उसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने उसे पब्लिक डोमेन में लाया है कि हम पर ये मुकदमे दर्ज है। क्या मुकदमे दर्ज हो जाने से कोई व्यक्ति दोषी साबित हो जाता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जितने मुकदमे हम पे दर्ज हैं, कईयों पर एफआईआर लग चुकी है और कई गतिमान हैं, एक भी मामले में अभी दोषी करार नहीं हुए हैं। तो किस आधार पर एडवोकेट जनरल इस बात को कह सकते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ब्लैकमेलिंग का तो कोई मुकदमा नहीं है शायद, मुझे जहाँ तक पता है क्या कोई ब्लैकमेलिंग का कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद भी अगर ब्लैकमेलर अगर कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनके पास कोई साक्ष्य होंगे और मैं चुनौती देता हूँ एडवोकेट जनरल को कि वो ऐसे साक्ष्य पब्लिक डोमेन में लाएं, ऐसे साक्ष्य हमारे पास दें और ऐसे साक्ष्यों में अगर है तो हम पर मुकदमा एक और दर्ज करें। कोई अगर केस किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ या गलत सिस्टम के खिलाफ अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, उस केस को डाइवर्ट करने के लिए अगर इस प्रकार की चालें चली जा रही है तो निश्चित तौर पर वो भ्रष्ट अधिकारी तो बचेंगे नहीं, परंतु इस प्रकार की जो न्यायिक प्रणाली, मैं कहूँगा इसको, धामी सरकार के जो सबसे बड़े जो महाधिवक्ता जिन्हें एडवोकेट जनरल जिन्हें कहा जाता है, वो अगर भ्रष्ट अधिकारी की पैरवी करने आ जाएं, उन्हें बचाने में उतर जाएं, तो यहाँ पर साफ आंकलन लगाया जा सकता कि धामी सरकार कितनी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उन वसूली एजेंटों को जिन्हें 60 साल के बाद भी 2-2 साल का सेवा विस्तार दिया गया है, केवल और केवल अटेजियाँ इकट्ठा करने के लिए, मैं समझता हूं कि उन लोगों के बचाव के लिए सबसे आगे आ रहे हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया था। और इसी यूपीसीएल में आपने पिछले बार एक रिपोर्ट देखी होगी कि ऊर्जा विभाग 11 करोड़ के घाटे में है, पर 1 साल बाद वो 1100 करोड़ के घाटे में आ जाता है। तो वो तमाम प्रकार का पैसा कहाँ जा रहा है? जो पैसा जनता के जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें, और वो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर इतने घाटे में ये प्रदेश चल रहा है, जिस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, जिस प्रदेश में बिजली पैदा हो रही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिस प्रदेश में बिजली पैदा नहीं हो रही है वो प्रदेश कितने घाटे में होंगे। अभी अनिल यादव भी दो सिद्ध उनका भी नहीं हुआ है, वो भी कोर्ट में है। एक तरह से देखा जाए तो आप याचिका लेकर गए हैं, आप कह रहे हैं कि आपको ब्लैकमेलर कहा गया है, वो गलत है, वो साबित होना चाहिए। लेकिन अनिल यादव भी अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तो एक बात बताना चाहता हूं कि उनके ही विभाग की जांच कमेटी ने उन्हें कहीं ना कहीं लिप्त पाया गया है
उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि हाँ वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो अनिल यादव ये कैसे बोल सकते हैं कि उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, या अनिल यादव किसी और का नाम लेके थोड़ी कहेंगे कि वो व्यक्ति था। अनिल यादव अगर उस पद पर था और अगर उस पद पर जांच कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है तो उसमें ये साबित हुआ है कि गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार तो मान ही नहीं रही है ना। सरकार मानेगी क्यों? सरकार अगर मानती तो 60 साल के बाद उनका सेवा विस्तार नहीं देती और उन पर जांच बिठाती, परंतु ऐसा सरकार नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि कुछ वसूली एजेंटों को इस प्रदेश में तैनात किया गया है जो वसूली का काम कर रहे हैं। वो अनेक डिपार्टमेंटों में बिठाए गए हैं। वही भाई, एक सवाल ये है जो आपने ये भी सवाल उठाया कि एडवोकेट जनरल हैं, वो सरकार के मामलों की पैरवी करने के लिए बॉस वही हैं, सीएससी हैं, तमाम सरकारी वकील हैं, एक बहुत लंबी फौज है। सांसद अजय भट्ट की जो पत्नी हैं उनको लेकर भी आपने अभी कहा कि भाई उन्हें किस योग्यता के आधार पर आपने अपर महाधिवक्ता बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती हैं। और कुछ मामले सरकार के जो होते हैं, सरकार पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल बुला लेती है, स्पेशल काउंसिल होते हैं या कोई वकील होते हैं जिनका एक दिन का मुझे लगता है कि सुनवाई में अगर वो आ गए हेयरिंग में तो 10 लाख 12 लाख उनकी फ़ीस होती है। आप कह रहे हैं कि 30 लाख दे दिया गया। क्या ऐसा चल रहा है कि सरकारी वकीलों की फ़ौज रखने के बाद भी सरकार बाहर से काउंसिल बुला रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने अजय भट्ट की पत्नी जो पुष्पा भट्ट हैं उनका जिक्र किया। उन्हें अपर महाधिवक्ता बनाया गया है और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार से वो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील हैं। पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार या वही पुष्पा भट्ट जी एक ऐसे 2 जजमेंट बता दें जिसमें उन्होंने पैरवी की हो। क्या मानक है? केवल अजय भट्ट की पत्नी होना यदि मानक है तो ठीक है, आपने रख दिया, कल किसी और को रख देंगे, परसों किसी और को रख देंगे। और हो सकती है? नहीं, काबिल किस आधार पर? मैं तभी तो कह रहा हूँ कि 2 केवल ऐसे जजमेंट बता दीजिए जिसमें उन्होंने पैरवी की और वो जीते हों। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी एक और प्रश्न पूछा है कि जो वकील रखे गए हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और उसके बावजूद बाहर से वकील हायर करने पड़ रहे हैं, और आपने कहा कि 30 लाख का भुगतान कर दिया है। बिल्कुल 30 लाख का भुगतान किया गया है। जब धामी जी 6 माह के लिए 2021 में मुख्यमंत्री बने तो इनके प्रिय सचिव जो मीनाक्षी सुंदरम हैं, उन्होंने एक वन्य जीव अभयारण्य में एक पट्टा आवंटन कर दिया है एपीएस कंपनी को। एक कंपनी को पट्टा आवंटित कर दिया था खनन का, और उसमें 2 जनहित याचिकाएं लगी। उन जनहित याचिकाओं के पैरवी करने के लिए, सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए एक गुप्ता जो नामक वकील है उनको हायर किया गया, और वो 3 डेटें उसमें लगी क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके जो आवंटन है उनको निरस्त कर दिया था। उसमें 3 डेटें लगी। वो वकील एक भी डेट में उपस्थित नहीं हुआ, एक भी डेट में प्रेजेंट नहीं हुआ, और उसके बावजूद उन्हें 3 डेटों का 10-10 लाख के हिसाब से 30 लाख रुपए भुगतान किया गया। ये पैसा किसका है और क्यों किया गया? अगर आपके पास सरकारी वकीलों की इतनी बड़ी फौज है, आपके पास जो एडिशनल जो एडवोकेट जनरल है या एडवोकेट जनरल है, तमाम प्रकार के ये जो लोग रखे गए हैं जो जनता के पैसे से जिनके वेतन भत्ते तक जा रहे हैं, लंबी बिल्कुल, तो क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ रही है? ये बड़ा आज प्रश्न में। लेकिन बॉबी भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि भाई अब उत्तराखंड, जैसे आपने अभी कहा, सवाल उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कहा कि साहब क्या उत्तराखंड के अंदर ऐसे काबिल वकील नहीं है हमारे जिनको आप रख सकते थे? देखिए, सरकार जिसकी होती है वो, ये तो विचारधारा का खेल है बॉबी भाई। कांग्रेस की सरकार आती है, उस विचारधारा से जुड़े हुए वकील पहुंचते हैं, ये जग जाहिर है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। यहाँ तो जजों की भी नियुक्ति इस तरह से कई बार हम देखते हैं ना। देखिए, ये न्यायिक प्रणाली है और इस न्यायिक प्रणाली और इस न्यायालय पर सबको भरोसा है। एक उस आम जनमानस को भी भरोसा है जिसका कोई भी सपोर्टर नहीं है, जिसको कुछ भी आगे न्याय नहीं दिखता है, उसको भी उस पर भरोसा है। अगर वहाँ पर इस विचारधारा की बात करोगे तो निश्चित ही ये न्यायिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। किस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? क्या पता, लेकिन होता है ना, कई लोग पार्टियों से जुड़े रहते हैं, उनके संबंध होते हैं, विचारधारा रहती है, पार्टियों से जुड़ी रहती है। कोई कांग्रेस से बीजेपी विचारधारा का वकील है, वो समय पर भाई आप सरकारी वकील बन गए, ऐसा हुआ है। मेरा ये कहना है कि वकील और ये जो न्यायिक व्यवस्था है वो पेशा ऐसा है कि उसमें आपको टैलेंटेड लोग तो चाहिए ही, मजे हुए लोग तो चाहिए, वरिष्ठ वकील तो चाहिए ही। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर आकर यहाँ
किसी मामले में सुनवाई में आते हैं, बड़े बड़े मामले देखे हैं, संवैधानिक संकट जैसी स्थितियां कभी कभी आ जाती हैं तो पीठों में बहस होती है, बाहर से भी वकील आते हैं, उसमें कोई गुरेज तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ऐसे काबिल लोग नहीं हैं तो बाहर से बुला लिए, क्या गलत किया? नहीं, काबिल लोग नहीं है तो उन काबिल लोगों की जगह किनको बिठाया गया है? अगर काबिल लोग नहीं हैं तो जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए, तो इनको हटा करके उन्हीं काबिल लोगों को आप पैसा देते रहिए। ऐसा क्या है कि उन काबिल लोगों को भी आप 10 से 15 से और 20 लाख तक पर हेयरिंग रुपए पैसा दे रहे हैं, और यहाँ जो आपने कह रहे हैं कि जो काबिल नहीं है, जो बहस नहीं करना चाहते, जिन्हें बनाया गया है, आप उन्हें भी पैसा दे रहे हैं। तो एक कड़ी को तोड़ दीजिए, उन लोगों को हटा दीजिए, आप उन्हें ही लाइए और उनसे ही पैरवी करवाइए। और वो कौन से काबिल हुए? जिन बाहर से लाए गए जो वकील हैं, केवल मात्र और मात्र लगभग 75 केस केवल खनन के हैं। उन 75 केसों में 60 से अधिक केस खनन वाले वो हार चुके हैं। जिन वकीलों को 10 से 15-20 लाख रुपए प्रति हेयरिंग के लिए लाया गया था, वो वकील हार चुके हैं। इसका बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल बाहर से तब वकीलों को हायर करते हैं जब किसी भ्रष्टाचारी को बचाना हो, जब अपने को बचाना हो, जिसने गलत किया है उसको बचाना हो। तो ये परिपाटी कैसे चलेगी? पर इस प्रकार से सबसे बड़ी बात यह है कि एडवोकेट जनरल का खड़ा होना, उसमें आप अगर उस वीडियो को देखोगे, जो लाइव वहाँ पर जो बहस चल रही थी, जो वहाँ पर बहस चल रही है वकीलों की और जज के सामने, तो उसमें साफ तौर पर यह भी सुनाई दे रहा है, जज आपस में बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ आज एडवोकेट जनरल खुद सरकारी वकीलों की इतनी फौज लेके खड़े हैं। तो ये साफ तौर पर चीज़ें देखी जा सकती है कि सरकार की मंशा क्या है। क्या करेंगे आप? उन्होंने तो ओरली बोल दिया कोर्ट में जो भी आपसे कहा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है भुवन पोखरिया की भी एक याचिका थी यही वकीलों से जुड़ी हुई मसले को कि भाई बाहर से आते हैं, उनको भी उन्होंने कहा था ब्लैकमेलर हैं, ये खनन माफिया हैं, कई तरह की बातें कही थी, वो मीडिया में भी बड़ा सुर्खियों में आया था। कोर्ट ने तो उनसे पूछ लिया था भुवन पोखरिया जी से कि बताइए आपकी आय का क्या वो है, आप क्या करने वाले हैं? आप बताएंगे उनको कि भाई मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ? क्या सबूत देंगे आप? देखिए, सबूत हम नहीं देंगे, हम एडवोकेट जनरल से सबूत मांग रहे हैं, हम उत्तराखंड सरकार से सबूत मांग रहे हैं कि वो सबूत दें कि बॉबी पवार ब्लैकमेलर क्यों है, क्या साक्ष्य आप लोगों के पास है, आप ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो वो दे। पुलिस तुम्हारी है, जांच कमेटियां तुम्हारी है, और जिस प्रकार से मैं न्यायिक प्रणाली देख रहा हूं, एडवोकेट जनरल तुम्हारे हैं, तमाम प्रकार का सिस्टम तुम्हारा है। अगर बॉबी पवार ब्लैकमेलर है, अभी बॉबी पवार पर तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप बॉबी पवार पर कार्रवाई करें। बॉबी पवार तो एक गरीब घर से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने संघर्ष के दम पर संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं संघर्ष के दम पर ही आगे बढ़े हैं। तो अगर बॉबी पवार पर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए और बॉबी पवार को जेल में डालिए। पर अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, किस आधार पर ये चीज़ें बोली जा रही है? क्या अनिल यादव और अनिल यादव जैसे भ्रष्ट अधिकारी या नेताओं को बचाने के लिए आप इस प्रकार की चीज़ों को जनता के सामने लाना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, कोर्ट के भीतर का पूरा मसला है और एडवोकेट जनरल पर बॉबी पवार का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेलर कहा गया है कोर्ट के भीतर। वो गलत है। मुकदमे हैं, कई मुकदमे हैं, मुकदमे लगते हैं। सड़क पर संघर्ष करने वालों के तो मुकदमे बहुत सारे देखे जाते हैं, पॉलिटिशियंस के देखे जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के देखे जाते हैं। मुकदमा होना दोष सिद्ध हो जाना नहीं होता जब तक कि उसमें कोई दोष साबित न हो जाए। और ऐसे में बॉबी पवार ने सवाल उठाया कि वो जो पूरी फेहरिस्त है एडवोकेट जनरल से लेकर नीचे तक, ओथ कमिश्नर तक, सरकार पैसा देती है, फिर बाहर से क्यों काउंसिल लेकर आए जाते हैं, तमाम तरह के उन्होंने सवाल उठाए। और अगर ब्लैकमेलर कहा गया है तो उन्होंने कहा है कि सबूत दीजिए और कोर्ट को ही बता दीजिए कि बॉबी पवार कैसे ब्लैकमेलर हो। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।